दोस्तों 28 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ओके, इसलिए दोस्तों मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, तो ये आपका दोस्तों पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें दोस्तों मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए। ओके, पार्ट 1 में दोस्तों आपके अध्याय से लेकर अध्याय 3 तक के ऑब्जेक्ट कवर कर लिए थे। पार्ट 2 में अध्याय 4 अध्याय 5 के ऑब्जेक्ट कवर कर लिए थे। हमारे रह जाते हैं क्वेश्चन आंसर, तो हम क्या है क्वेश्चन आंसर अब कवर करने वाले हैं। ओके, ये आपका पार्ट 3 है। तो देख लेते, पहला अध्याय जाता है हमारा ईंटें मनके तथा अस्थियां। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते, काफी ज्यादा यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, तो सभी के मैं आपको बताते जाऊंगा सॉल्यूशन, साथ ही कुछ आपको सिलेक्टेड भी आप बता दूंगा जो आप जरूर पढ़ के रखना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन दिए हैं। ओके, तो आपको क्या है प्रयास करते जाइएगा। बाकी 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो आपको 2 लाइन में मैं आपको बता ही दूंगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पहले अध्याय से अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को, थोड़ा फास्ट ही मैं आपको बताते जाऊंगा और मैंने पूरा प्रॉपर टाइप करके यहाँ सॉल्यूशन तैयार किया है, तो मैं अभी आपको सॉल्यूशन दिखाते जाऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। ओके, हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाना है, क्योंकि दोस्तों जब आप पेपर देने जाएंगे उससे 1-2 घंटे पहले आप क्या रिवीजन करें तो फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। तो आपके अपने जो स्क्रीनशॉट लिया है ओके उससे आप रिवीजन कर पाएंगे। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आंसर आपका दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्यों कहा जाता है क्योंकि सभ्यता का विकास मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्रों में हुआ, जबकि हड़प्पा नामक स्थल पर पहली खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्लियर है। सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के किनारे और सिंधु और उनकी अन्य सहायक जो नदियां उनके क्षेत्रों में हुआ। और हड़प्पा क्यों शब्द आ रहा है क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले खुदाई हुई थी। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा नामक नाम किस आधार पर सभ्यता के लिए चुना गया। तो क्यों किस आधार पर चुना गया। ये हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए चुना गया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जिसकी खुदाई सिंधु घाटी जब सभ्यता है उसका जो पहला स्तर किसी खुदाई हुई सबसे पहले 1921 में दयाराम साइनी द्वारा की गई थी, जब जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे। ओके, तो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा जो स्थल है वहां पर खुदाई हुई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अधिकतर बस्तियों किन 2 नदियों के बीच पाई जाती हैं। तो किन 2 नदियों के बीच, तो आपको बताना सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों के बीच पाई जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता के 5 प्रमुख नगरों के नाम बताने हैं। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, ये सभी आपके क्या है प्रमुख नगर हैं। हड़प्पाई लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। तो क्यों नहीं पढ़ी जा सकी क्योंकि इसकी भाषा अज्ञात है और इसकी लेखन शैली चित्रात्मक है, यानी चित्रों के माध्यम से बातों को बताया गया है। ओके, जिसमें प्रतीक का प्रयोग किया गया है, इसी कारण से क्या है इसकी व्याख्या इतनी आसानी से नहीं की जा सकी और अभी तक इसे नहीं पढ़ा जा सका। हड़प्पा में अवतल चक्कियां किस पदार्थ से बनी है थी, इसका क्या उपयोग था। तो अवतल चक्की आमतौर पर बलुआ पत्थर और कार्टाइज जैसे कठोर खुरदुरे कंक्रीटमय पत्थरों से बनी थी। इसका उपयोग अनाज पीसने मसाले कूटने में किया जाता था। थोड़ा फास्ट हम देखते जाएंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चन है। बाकी आप समझते जा रहे होंगे 2 नंबर की 2 लाइन के आंसर है। ओके, अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ा है तो सब चीजें तुरंत समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है कुछ पत्थरों को सलान पत्थर का नाम क्यों दिया गया। तो कुछ पत्थरों को सलान पत्थर इसलिए कहा गया क्योंकि उनका उपयोग भोजन तैयार करने के लिए किया जाता था, जैसे कि अनाज पीसना, मसाले कूटना, जिसमें से सलान यानी भोजन बनाने में सहायक होता। सलान का मतलब होता था उनके अनुसार भोजन, इसलिए सलान पत्थर कहा गया क्योंकि भोजन बनाने के लिए उनका उपयोग किया जाता था, मतलब भोजन बनाने में उनका उपयोग हो रहा है, इसलिए सलान पत्थर। जैसे हड़प्पा सभ्यता में छोटे बांटों का प्रयोग किन वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता था। तो छोटे बांटों का प्रयोग क्षमता कीमती वस्तुएं, रत्नों जैसी मूल्यवान वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता था। अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को क्यों नहीं समझ सके। क्योंकि पूरी तरीके से इसलिए नहीं समझ सके क्योंकि उन्होंने अपने उत्खनन में मुख्य रूप से लिखित अभिलेखों और चीनी तथ्यार्थियों के विवरण पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वे हड़प्पा स्थलों के प्राप्त भौतिक अवशेषों के महत्व को पहचानने से चूक गए। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्तर क्रम विज्ञान किसे कहते हैं। स्तर क्रम विज्ञान क्या है। स्तर क्रम विज्ञान पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो पुरातत्व स्थलों पर मिट्टी के परतों के अध्ययन से संबंधित है। यह इन परतों के निर्माण के क्रम और उनमें पाए जाने वाले अवशेषों के आधार पर किसी स्थल के कालक्रम और विकास को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा आर्कियोजेनेटिक्स क्या है। तो देख लेते हैं। ये एक अंतर विषय क्षेत्र है जो प्राचीन डीएनए विश्लेषण और अनुवांशिक तकनीकों का प्रयोग करके मानव अतीत विशेषकर प्राचीन आबादी के प्रवास संबंध अनुवांशिक इतिहास का अध्ययन करता है। किन्हीं 2 विकसित हड़प्पा पुरस्कारों के आपको बताना है तो मोहनजोदड़ो आपका हड़प्पा हो जाएगा।
जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को संदर्भ में टीलों से क्या अभिप्राय है? तो टीलों से अभिप्राय होता है उन ऊंचे स्थानों को या ढेरों से है जहां प्राचीन बस्तियों के अवशेष दबे हुए हैं। ये टीलों सदियों से मानवीय वास और गतिविधियों के कारण बने हैं, जहां पुरानी संरचनाओं को नई संरचनाएं बनाती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रिड पद्धति से क्या आशय है? तो ग्रिड पद्धति से आशय नगर नियोजन की उस प्रणाली से जिसमें सड़कों और गलियारों को एक दूसरे के समांतर समकोण में काटा जाता है, जिससे नगर एक व्यवस्थित ग्रिड या जाल के रूप में विभाजित हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता की नगरों में यह पद्धति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सिंधु सभ्यता के पतन के 2 कारण आपको बताने हैं। तो आपका पहला दिया हुआ जलवायु परिवर्तन या नदियों का सूखना, दूसरा है आर्यों का आक्रमण। तो ये आपके दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे हो जाते हैं 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन थे, सभी मैंने आपको बता दिए 2-2 लाइन में। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 नंबर वाले प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में हमारा पहला है, हड़प्पाइयों की कृषि संबंधित प्रौद्योगिकी का वर्णन कीजिए। देख लेते हैं, कृषि संबंधित प्रौद्योगिकी आपको बताना है। तो देखिए, पहले हल का प्रयोग, दूसरा है आपका सिंचाई तकनीक। तो ये हड़प्पाई वासियों की कृषि संबंधी जो उनकी प्रौद्योगिकी उस समय की टेक्नोलॉजी थी उनकी, वो आपको बताना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली की प्रमुख विशेषता, मैंने थोड़ा सॉर्ट आउट किया, थोड़ा सा लॉन्ग भी बना सकते हैं, लेकिन कम समय रह गया और आपको ज्यादा क्वेश्चन कवर करने, ज्यादा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इसलिए मैं थोड़ा आपको क्या सॉर्ट आउट किया है। देखिए, जल निकासी प्रणाली की विशेषताएं बतानी है। तो देखिए, नियोजित नालियों की व्यवस्था थी, इसके साथ ही घरों से जुड़ाव, जो नालियां थी घरों से निकलने वाली छोटी नालियां मुख्य नालों से जुड़ी थी और मलमूत्र के गड्ढे में बनाए जाते थे। इसका नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन सी स्थापत्य की विशेषताएं थी? पहले देखिए, जो घर किस प्रकार से बने थे, तो पक्की ईंटों का यहाँ प्रयोग किया गया था। इसके बाद योजनाबद्ध लेआउट थे, घरों के अक्सर कई कमरों में आंगन और स्नानागार होते थे जो एक सुनियोजित आंतरिक संरचना को दर्शाते हैं। फिर अपन मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार है, उसकी आपको विशेषता बतानी है। तो देखिए, इसका पहले धार्मिक महत्व था, क्योंकि इसमें संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसे धार्मिक या सामाजिक महत्व को दर्शाता है। दूसरा हो जाता है आपका जलरोधी निर्माण। स्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए जिप्सम मोर्टार्स का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में मनकों के निर्माण की तकनीक का वर्णन आपको करना कि मनकों का निर्माण किस प्रकार से होता था। पहले आपकी सामग्री बताई जा रही है, फिर उसकी निर्माण प्रक्रिया कि मनकों किस किस से बनते थे। तो आपकी जेप्सर है, सेल खड़ी है, कार्नियर है, इन सभी पत्थरों से बनाए जाते थे आपके मनके। तो इनकी निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से थी? काटना, छेद करना, फिर पॉलिश करना, और कभी कभी उन्हें क्या गर्म करना भी इसमें शामिल रहता था। जैसे हड़प्पाई लिपि की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख करना है। तो पहले विशेषता क्या है कि ये चित्रात्मक स्वरूप है या प्रतीकात्मक स्वरूप रहता है इसमें। ओके, इनकी जो लिपि, इसमें चित्र बने हुए हैं जिसमें जानवरों के, वस्तुओं के चित्र सम्मिलित हैं। अज्ञात प्रकृति, यानी इस लिपि को प्रकृति अभी भी अज्ञात है और जो क्या है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है और अभी तक इसे क्या पढ़ा नहीं जा सका है। ये हो जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करने में पुरातत्वविदों को सर्वाधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो क्यों धार्मिक प्रथाओं को अगर व्याख्या करने में इतना सारा संघर्ष क्यों करना पड़ा, यह समस्या उत्पन्न क्योंकि लिखित साक्ष्यों का अभाव था। हड़प्पा में हम देखें तो हमें जो प्राप्त हुए हैं, जो लिपि भी मतलब मिले भी हैं, तो लेकिन हम पढ़ नहीं सके, इसलिए हमारे पास लिखित जो साक्ष्य उसका अभाव था। हमें तो केवल क्या चित्रात्मक चीजें मिली, उन्हीं को समझना पड़ता था। आगे देख लेते हैं। इसके आगे भौतिक अवशेषों की अस्पष्टता, मूली मूर्तियां, मोहर, अन्य वस्तुएं निश्चित रूप से धार्मिक उद्देश्यों से जोड़ना मुश्किल है क्योंकि उनमें उनके वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तीसरा है कि उनकी धार्मिक अवधारणाओं का प्रभाव पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा धर्म की व्याख्या करते समय आधुनिक धार्मिक विचारों प्रथाओं से प्रभावित होकर का जोखिम रहता है। यही सही निष्कर्ष निकालना भी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में आक्रमण जुड़े साक्ष्यों की व्याख्या करने वाले विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। तो देख लेते हैं आक्रमण का क्या सिद्धांत बताया। तो मतलब कुछ लोगों का मानना है कि जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है नष्ट हो गई, विनाश का कारण क्या है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया। ओके, तो ये किसके साथ आपको बताने, तो आक्रमण का सिद्धांत भी बताया जा रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा है प्राकृतिक आपदा का सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत आपके चलते हैं, वो यहाँ बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट है 1800 ईसा पूर्व के बाद विकसित हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो वो आपका दिया हुआ है कि 1800 ईसी के पूर्व हड़प्पा स्थलों में भौतिक संस्कृति में क्या क्या बदलाव हुए। तो शहरी निबंधों का पतन हुआ, भौतिक संस्कृति में गिरावट आई और नई वस्तुओं का विकास हुआ। इसी थोड़ा आप लेते जाइएगा फास्ट ही। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता में सत्ता और नगरों की उपस्थिति को लेकर
विद्वानों के अलग अलग मत हैं, किन्हीं 4 मतों का आपका उल्लेख करना है। तो आपका ये दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में सत्ता और शासकों की उपस्थिति में विद्वानों के मत क्या किस प्रकार से दिए हुए हैं। पहला एक शासक वर्ग, दूसरा पुरोहित राजा, तीसरा सामूहिक राजा, चौथा था विकेंद्रीकृत व्यवस्था। इसकी छोड़ आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता में सत्ता और शासकों की उपस्थिति लेकर विद्वानों के मत। फिर नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल के दूरस्थ क्षेत्रों के साथ संपर्क में मिलित साक्ष्यों का वर्णन कीजिए। ये आपका दिए संपर्क में मिलित साक्ष्यों का वर्णन, जैसे मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध, फिर ओमान और खाड़ी क्षेत्र से संपर्क, मध्य एशिया से संपर्क था और कच्चे माल का आयात होता था। ये दूरस्थ क्षेत्रों में जो क्षेत्रों से संपर्क था उसके में क्या साक्ष्य मिले हैं तो वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमने देख लिया। अब आपका मानचित्र, तो आपको पता है मानचित्र भी आपके पेपर में रहने वाला है, क्योंकि 4 नंबर का आपका आएगा। ओके, 4 नंबर में इसी प्रकार से आपको कोई भी 4 स्थान दे दिए जाएंगे और आपको मानचित्र में भारत का मानचित्र इस प्रकार से आपका रहेगा। ओके, ऐसा आपको पेपर में दिया जाएगा, उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। मानचित्र में दोस्तों आपका जैसे दिया है, पहले चैप्टर में कालीबंगन है, आपका नागेश्वर है, धौलावीरा है, लोथल है, राखीगढ़ी है। तो ये अब दोस्तों आप ही को स्वयं करना है। क्या करना है, ये आपको नाम तो आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका आपको सभी को देख लेना कि इससे आपको मानचित्र आप क्या है प्रिंट आउट निकाल लीजिए, आप क्या स्टेशनरी से लेकर आपको खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, 4-5 ऐसे स्टेशनरी से लेकर स्वयं आपको एक बार घर से ही आपको लिखना है कि कहाँ रहने वाले हैं, पहले सर्च करिए, पता करिए और परफेक्ट आपको लेकर पूरे प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। ओके, और इन्हीं से आपका आएगा पेपर में, तो जरूर सभी जो प्रश्न बैंक में दिखाते जा रहा हूँ वो पढ़ के रखना है। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। राजा, किसान और नगर दूसरा अध्याय हमारा, इसके हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले आ जाते हैं अति लघु प्रश्नोत्तर। चलिए फास्ट ही हम देखते चलेंगे। पहला है अशोक के अभिलेखों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र आपको बताने हैं। देख लेते हैं। तो अशोक के अभिलेख के अनुसार मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र हैं। आपका पाटलिपुत्र जो राजधानी थी तक्षशिला, फिर आपका उज्जैन, तोसली और सुवर्णगिरी। तो ये 5 आपके दिए हैं राजनीतिक केंद्र। दूसरा जैसे हमारा क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के अभिलेख अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है, तो अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा में थे। ओके, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो ये आपको बताया जा रहा है। इसके बाद 5 प्रमुख महाजनपदों के नाम बताने, तो 16 महाजनपद थे टोटल आपके, 5 पूछे जा रहे हैं। तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती, गंधार, तो ये आपके रहने वाले हैं महाजनपद। इसके बाद है अशोक के धर्म का प्रचार के लिए क्या किया, जैसे देख लेते हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए ये सब किए। क्यों, कौन से? पहला धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, दूसरा शिला लेखों और स्तंभ लेखों पर धर्म सिद्धांत को उत्पन्न कराया, तीसरा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश के दूत भेजे और चौथा बौद्ध धर्म यात्रा की। ओके, नेक्स्ट है आपका शिल्पपादिकारम क्या है, तो ये हमारा शिल्पपादिकारम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना इलाको आदिगल ने की थी। यह तमिल साहित्य 5 महान महाकाव्यों में से एक है। नेक्स्ट है किस वंश के शासक ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई, तो देवपुत्र की उपाधि किसने लगाई थी? कुषाण वंश के शासकों ने। वे इसलिए क्योंकि वे स्वयं को देवताओं के समान या देवताओं का पुत्र मानते थे, जिससे उनकी देवी उत्पत्ति और शासक के रूप में उनकी वैधता स्थापित हो सके। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित एक प्रशस्ति यानी प्रशंसात्मक अभिलेख है। यह इलाहाबाद स्तंभ पर उत्तीर्णित है और समुद्रगुप्त की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन करती है। प्रशस्ति और शिलालेख में क्या अंतर होता है? प्रशस्ति शब्द भी देखने मिला और शिलालेख शब्द मिला। ये प्रशस्ति यानी होता है प्रशंसात्मक, तो ये अभिलेख होता है इसमें प्रशंसात्मक होता है, यानी जिस राजा के बारे में लिख रहा है तो राजा की यहाँ प्रशंसा की जाती है, जिसमें किसी राजा या व्यक्ति की उपलब्धियों और गुणों का गुणगान किया जाता है। शिलालेख में किसी विषय पर पत्थर या चट्टानों पर उत्कीर्ण किया गया कोई भी अभिलेख हो सकता है, जिसमें धार्मिक आदेश, प्रशासनिक घोषणाएं या ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हो सकती हैं। जातक कथाएं अथवा जातक कहानी क्या होती हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित कहानियों का संग्रह जातक कथाएं हैं, जो महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों की घटनाओं और उनके बोधिसत्व के रूप को लिए किए गए कर्मों का वर्णन करती है। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, किस शक राजा ने इसकी मरम्मत कराई थी। सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कराया गया था और झील की जो मरम्मत कराई थी रुद्रदामन ने कराई थी। ओके, या हमेशा पेपर में अक्सर यही पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट में आता है कि जो सुदर्शन झील है इसका जीर्णोद्धार नहीं मरम्मत, जीर्णोद्धार मतलब उस चीज की मरम्मत करना, वो किसने कराया था। ओके, तो बनवाना किसने बनाया, तो ये महत्वपूर्ण नहीं, किसने उसका जीर्णोद्धार कराया वो पूछा जाता है, रुद्रदामन ने कराया था। ओके, ऑब्जेक्ट में मैंने आपको भी बताया था जब मैं आपको चैप्टर की बता रहा था ऑब्जेक्ट। फिर आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है ऋग्वेद।
ओके। सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है ऋग्वेद है और महाभारत रामायण जैसे महाकाव्य आते हैं। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वाकाटक नरेश रुद्रसेन की द्वितीय की रानी थी। वह अपने समय की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली महिला थी। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एथियंस सी की रचना किसने की थी? तो इसकी एक अज्ञात यूनानी नाविक है। यह एक प्राचीन यूनानी पाठ है जो लाल सागर और हिंद महासागर के व्यापार मार्गों का वर्णन करता है। आहत सिक्के किन्हें कहा जाता था? तो आहत सिक्के वे प्राचीन सिक्के हैं जिन पर विभिन्न प्रतीकों का ठप्पा मारकर, यानी आहत करके, आहत करने ठोकना है, आहत करना है ठोकना इस प्रकार से, तो उसमें निशान होते थे। तो पहले क्या गर्म करके उसमें क्या है, उसमें एक मुद्रा बनी होती थी और उसको क्या है, उस धातु के सिक्कों को थोड़ा सा गर्म किया और फिर उसमें क्या है मुद्रा की डिजाइनिंग बना दी, क्योंकि थप्पा मार के बनाया, इसलिए आहत सिक्के कहा गया। ये भारत के सबसे शुरुआती सिक्कों में से एक था। प्रभावती गुप्त द्वारा जारी किए गए राज्य देशों का 5 महत्व आपको बताने हैं। महत्व की जांच आपको कीजिए, तो जांच ये दी हुई है, महत्व राज्य देश की महत्व की बारे बताए जा रहे हैं। क्रम से पहला ये महिलाओं की संपत्ति के अधिकारों और धार्मिक दान पर उनकी भूमिका को दर्शाता है। दूसरा ये गुप्तकालीन समाज और प्रशासन की जानकारी देता है। तीसरा ये भूमि अनुदानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को झलक प्रस्तुत करती है। तो ये प्रभावती गुप्त द्वारा जारी किए गए राज्य देश के बारे में। ओके, जिस राज्य देश में क्या बातें बताई गई थी वो आपको यहाँ प्रमुख रूप से बताना है। इसके बाद आ जाता है 3 नंबर वाले प्रश्न, देख लेते हैं। जेम्स प्रिसेप की खोजों ने प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में किस प्रकार से योगदान दिया? तो देख लेते हैं, उसका आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। दिखाते जाऊंगा फास्ट ही, तो स्क्रीनशॉट तो लेके रखना है, इसलिए मैं थोड़ा इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर आप बहुत ज़्यादा फास्ट बता रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कम समय है। ओके, तो मेरा टारगेट है ज़्यादा आपको पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो मैं आपको बता ही दूँ। फिर आपकी अगर हमने चैप्टर पढ़ा है एक भी बार समझाया तो फिर तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समझने का टॉपिक रहने वाला नहीं है। ओके, तो जेम्स प्रिसेप की खोजों का प्रारंभिक भारतीय राजनीति इतिहास में पुनर्निर्माण में योगदान क्या रहने वाला, तो दिया है, तैयार कर लीजिएगा। प्रारंभिक अभिलेखों की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी विशेषताएं थी प्रारंभिक अभिलेखों में? तो पहले लिपियों के बारे में दिया है, तो लिपियों की विशेषता थी, ये अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए, जो उस समय की क्या प्रमुख लिपियां थी। आगे देख लेते हैं। इसके साथ विषय वस्तु थी और उनकी सामग्री के बारे में दिया हुआ है। तो लिपियां, विषय वस्तु, सामग्री, इन पॉइंटों के आधार पर प्रारंभिक अभिलेखों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? उन्होंने अपने साम्राज्य में धर्म का प्रचार कैसे किया? तो ये आपका दिया हुआ है। सम्राट अशोक का धर्म क्या था वो बताया जा रहा है। प्रचार किस प्रकार से किया? तो प्रचार के लिए उन्होंने धर्म महामातों की नियुक्ति की। दूसरा शिलालेखों और स्तंभ लेख का निर्माण कराया। तीसरा मिशनरियों की गतिविधियां चलाई भारत में। तो हो जाता कंप्लीट। आगे नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय केंद्रों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय जो केंद्र थे उनकी भूमिका क्या थी? तो ये प्रशासनिक नियंत्रण था, दूसरा उनका आर्थिक महत्व, तीसरा उनका सैन्य महत्व। इन 3 पॉइंटों के आधार पर बताई जा रही है मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय केंद्रों की भूमिका। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मैंने जितने क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखेंगे तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, क्योंकि कोशिश करना है आपको थ्योरी से बच के आपको चीज़ को पॉइंट बताना है। ओके, कि जो भी आप टॉपिक समझेंगे पॉइंट में समझाएंगे तो आपको फास्ट नंबर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट है कुषाण शासकों ने अपने दिव्य स्वरूप को स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए, वर्णन कीजिए। तो उन्हें सबसे पहले तो ये देवपुत्र की उपाधि लगा ली, क्योंकि देवताओं को अपने आप को क्या कुषाण शासक कहते थे कि हम देवताओं के पुत्र हैं। ओके, देवताओं से संबंध स्थापित करने के लिए उन्हें बता दिया कि हम देवताओं के पुत्र हैं, जिससे उनकी देवी उत्पत्ति पर लोगों को विश्वास हो जाए। ओके, इस प्रकार से। इसके साथ ही फिर उन्होंने क्या विशाल प्रतिमाएं बनाई, अपनी क्या है चौराहों पर जैसे विशाल प्रतिमाएं लगाने लगे राजा। ओके, सिक्कों पर देवी देवताओं का चित्रण किया, अपने धर्म को पूरे दिखाने के लिए। ओके, देवताओं से संबंधित तो सिक्कों पर देवी देवताओं का चित्रण किया। तो ये सब क्या है कुषाण शासकों ने अपनी दिव्य स्वरूप को स्थापित करने के लिए उपाय अपनाए। ओके, नेक्स्ट 6ठी शताब्दी ईस्वी के बाद सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। उक्त कथन के संदर्भ में इतिहासकारों द्वारा क्या मतभेद हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके दिए पॉइंट क्या बताया जा रहा है। पहले आर्थिक गिरावट का संकेत, ये कहना 6वीं शताब्दी ईस्वी के बाद क्या सोने के सिक्के कम मिलते हैं, यानी इससे मतलब है कि उस 6वीं सदी के बाद क्या है आर्थिक गिरावट हम देखने को मिलती है। दूसरा है पुनर्वितरित का प्रमाण। तीसरा उत्पादन में कमी, उस समय क्या फिर उसको धीरे धीरे क्या है सोने सिक्कों में उत्पादन में कमी कर दी गई। 3 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है। नेक्स्ट इतिहासकारों द्वारा बताए गए भूमि दान के कारणों का उल्लेख कीजिए। भूमि दान मतलब करते थे राजा, तो किसके क्या कारण होते थे, इतिहासकारों ने क्या कारण बताया। तो पहले धार्मिक पुण्य। ओके, धार्मिक पुण्य क्या है कि ब्राह्मणों और धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान करना धार्मिक पुण्य माना जाता था। दूसरा प्रशासनिक नियंत्रण, शासक दूर दराज के जो क्षेत्रों हैं वो प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए ब्राह्मणों और अधिकारियों को भूमि विदान कर देते थे। ओके, मतलब जो उनके नियंत्रण में भूमि नहीं रहती थी, अगल बगल भूमि रखी है
जहाँ उनकी पहुँच नहीं है, तो उस एरिया के जो अधिकारी हैं या जो ब्राह्मण हैं उनको क्या वो भूमि दे दिया करते थे। ओके, जिससे क्या प्रशासनिक नियंत्रण वहाँ भी बना रहे। दूसरा, कृषि विस्तार करने के लिए किसानों को दिया करते थे और राजस्व संग्रह के लिए भी दिया करते थे। तो ये सब का कारण दिए हैं भूमि दान के। तो हमारे हो जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों के कंप्लीट। अब आ जाते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न, तो इसे देख लेते हैं। तो आप 4 नंबर वाले प्रश्न में पहला क्वेश्चन है महाजनपदों की 4 विशेषताएं। 16 महाजनपद है तो उनकी विशेषताएं पूछी जा रही है, क्रम से देख लेते हैं। पहली विशेषता है कि स्थानीय क्षेत्रों सीमाएं, स्थानीय क्षेत्रों सीमाएं, ऐसे देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। दूसरी विशेषता हमारा केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तीसरा है राजधानियों और नगरों का विकास। चौथा है सेना और सुरक्षा व्यवस्था। ये 4 पॉइंटों के माध्यम से आपकी क्या है महाजनपदों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि गद महाजनपदों की 16 महाजनपदों का सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने वाले 4 प्रमुख कारणों को वर्णन कीजिए। यानी जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद था। तो इससे क्या रीजन है, तो इसके रीजन आपको दिए कि पहले रणनीतिक स्थान इसका स्थान था, पर कृषि अधिशेष उत्पादन, यानी जो इसका एरिया था महाजनपद के एरिया में जितना आता था वो उपजाऊ भूमि थी, अच्छा वहाँ खेती होती थी, खनिजों की वहाँ उपलब्धता रहती थी। इसके साथ ही कुशल शासक वहाँ थे, कुशल शासक आए। ओके, तो इसलिए ये मगध महाजनपद का सबसे शक्तिशाली बना, तो आपको क्रम से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत बताइए। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत ही आपको दिए, इस साहित्यिक स्रोत हम है और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आप बता सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मैग्निस की हिंदी का, बुद्ध और जैन के धर्म, ये हमारे साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हम क्या मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत में देखें तो अशोक के अभिलेख, मौर्यकालीन स्थापत्य, पूंजी, मूर्तिकला और मुद्राएं, तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे, तो उसका बताया जा रहा है कि धार्मिक और अनुष्ठान और यज्ञ करते थे, विजय और साम्राज्य का विस्तार करते थे, इसके साथ ही जन कल्याणी कार्य करते थे, न्याय और सुशासन स्थापित करते थे। इन सब कारणों से या इन सब तरीकों से राजा क्या उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। ऐसे प्राचीन भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से तरीके अपनाए गए, यानी प्राचीन भारत में कृषि उत्पादन के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। पहले लोहे का हल का प्रयोग होने लगा, ओके, लोहे के हल का प्रयोग होने लगा। इसके बाद धान की रोपाई होने लगी, सिंचाई व्यवस्था का विकास किया गया, उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा। यह प्राचीन भारत में कृषि को बढ़ाने के तरीके। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सिक्कों की खोज से हमें राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, उदाहरण आपको देना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी आपका। तो राजनीतिक जानकारी जैसे मैं सिक्का देखेंगे तो आपका शासकों के नाम और उसकी उपाधियां पता चल जाएंगी कि वो अपने आगे क्या, क्योंकि जब राजा अपना नाम लिखेगा तो उपाधि तो लगाएगा ही, तो शासक का नाम, उस काल के उपाधि पता चल जाती है। जब वंशों का क्रम पर जाता है, उनके वंशों का क्रम पता चलता है। इसके आगे तो समय आर्थिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। आर्थिक जानकारी किस प्रकार से कि धातु की शुद्धता पता चल जाती है। अगर जैसे प्योर शुद्ध है तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या है, उस समय जो राजा है या उस एरिया है वो बहुत धनवान था। ओके, उसमें मान लीजिए 50% सोना है, बाकी अन्य धातु समझ सकते, थोड़ा सा अमीर तो था, थोड़ा मतलब गरीब भी था इस प्रकार से, मतलब इतना ज्यादा अमीर नहीं थे, उससे हम ये समझ सकते हैं धातु शुद्धता से। व्यापारिक संबंध समझ सकते हैं, मूल्य और विनिमय इसके बारे में जानकारी पता चल जाती है। साथ ही शिल्प और कला के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि जब सिक्के हमें मिलते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनी रहती हैं, तो इससे हम उस काल की शिल्प और कला के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किस प्रकार लिपियों को पढ़ा गया, वर्णन कीजिए। तो लिपियों को किस प्रकार से पढ़ा गया तो बताया जा रहा है और किनका क्या योगदान है। जैसे जैन स्पेसिफिक का योगदान बताया जा रहा है, सिक्कों और अभिलेखों का विश्लेषण किया गया, धन प्रियदर्शी का पहचान, ब्राह्मी का धन असत संरचना, इन पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने की प्रक्रिया। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है अभिलेखों में अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अभिलेखों से अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आई। पहले अपूर्ण और खंडित, मतलब जो भी हमें शिलालेख अभिलेख मिला करते थे वो क्या होते थे, आधे टूटे वगैरह मिले हमें। ओके, खंडित आधा है नहीं है, तो इस समय दिक्कत होती है। अक्षरों क्या धुंधला हो जाते हैं, बहुत समय पुराने हैं तो क्या अक्षर धुंधले हो चुके हैं। लिपियों के में परिवर्तन हो जाता है, कुछ में कुछ लिपि है, कुछ अभिलेखों में कुछ अलग लिपि है। शब्दों का क्या सीमित अर्थ होता था कि मतलब हम आधी लाइन का अर्थ निकाला, आदि का पता नहीं चल पा रहा, तो इस प्रकार से समस्या होती थी। भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं है एक तरफा जानकारी हमें होती थी। तो ये सभी क्या है अभिलेखों के अतीत की जानकारी प्राप्त करने में हमें कठिनाइयां आई हैं।
कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे अध्याय के सभी क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। बाकी मानचित्र में आपको पाटलिपुत्र, बनारसी, गिरनार, कलिंग, कौशाम्बी ये और देख लीजिएगा कहाँ रहने वाले हैं, ये आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है। 4 नंबर का दोस्तों पहले बता दिया है, मानचित्र आपका रहने वाला है, तो जो आपको बताते जा रहा हूँ ये स्वयं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, छोड़िएगा नहीं, छोड़ते हैं तो 4 नंबर फिर आपके यहाँ चले जाएंगे, ये आपको स्वयं प्रैक्टिस कर लेनी है। मानचित्र में आपको निकाल कर जरूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा स्वयं से। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, अध्याय 3 आ जाता है। ओके, वीडियो लंबा हो गया है लेकिन हमें अभी डटे रहना है और अध्याय 3 का भी अभी निपटा के जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एक और लास्ट पार्ट आ जाएगा, तो अध्याय 4 और अध्याय 5 और रह जाएगा, तो हम फिर वहाँ कवर कर लेंगे। इसलिए अध्याय 3 के भी देख लेते हैं। क्या है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2 नंबर के, 3 नंबर, 4 नंबर ये दिया है, या मानचित्र रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं क्रम से। ओके, फास्ट इसमें भी हम देखते जाएंगे। अति लघु त्रि प्रश्नोत्तर, कुल तथा जाति में अंतर आपको स्पष्ट करना है। देख लेते हैं कुल और जाति में अंतर। तो कुल जाति में अंतर ये आपका दिया हुआ है। देखिए, कुल परिवार की छोटी इकाई है जिसमें रक्त संबंध या विवाह से जुड़े लोगों एक साथ रहते हैं, जबकि जाति एक बड़ा सामाजिक समूह है जो जन्म से निर्धारित होती है। ओके, और अक्सर एक विशेष व्यवसाय और सामाजिक स्थिति को से जुड़ा होती है जाति हमारी। पितृवंशिता, मातृवंशिता में अंतर बताना है। अंतर यानी आपको पितृवंशिता क्या है, मातृवंशिता बता दीजिए, परिभाषा बता दीजिए, वही आपका अंतर हो जाता है। तो पितृवंशिता से तात्पर्य है जो वंश परंपरा पिता से पौत्र, फिर पौत्र, फिर पौत्र आदि से चलती है। ओके, और पिता के माध्यम से वंश का निर्माण होता है, तो वो आपका पितृवंशिता। मातृवंशिता में वंश की परंपरा माँ से जुड़ी होती है और जिसमें वंश का निर्धारण माँ के माध्यम से होता है। फिर बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह में अंतर बताना है। बहुपति यानी बहुत सारे पति, तो एक स्त्री के कई सारे पति होना तो बहुपति। बहुपत्नी यानी बहुत सारी पत्नियां होना, जिसमें एक पुरुष की कई पत्नियां, वो बहुपत्नी विवाह। फिर है आपका महाभारत की मुख्य कथा क्या है था। तो अभी आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी आप बता सकते हैं कि महाभारत की कथा क्या है, किसमें कौरव पांडव थे मुख्य रूप से, कुरुक्षेत्र में इनका युद्ध हुआ, हस्तिनापुर के सिंहासन के लड़ा गया, या धर्म अधर्म न्याय कर्तव्य के विभिन्न पहलुओं के दर्शाता है। अब ऐसे 2 नंबर का है तो यानी कि पूरी अब महाभारत लिखने पड़ेंगे, तो 2 नंबर के हिसाब से 2-3 लाइन में आपको शॉर्ट में बताना है। ये हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना का नेतृत्व में कब की शुरू किया गया। तो ये आपका इसका दिया हुआ है क्वेश्चन और ये आपका सॉल्यूशन। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में परियोजना B.S. सुथानकर के नेतृत्व में 1919 में किया गया। तो आंसर ये आपका रहने वाला B.S. सुथानकर, 1919 में शुरू किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध किन 2 दलों के मध्य हुआ और क्यों हुआ। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के मध्य। क्यों हुआ था, तो यह हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर हुआ था, क्योंकि दुर्योधन, कौरव और युधिष्ठिर यानी पांडव दोनों ही अपने अधिकार मानते थे। फिर नेक्स्ट हमारा स्त्री धन क्या है, तो स्त्री धन के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा संस्कृत परंपरा के अनुसार इतिहास का अर्थ बताइए। तो संस्कृत परंपरा के अनुसार इतिहास का अर्थ दिया है, इति धनास, ऐसी ही हुआ था। यह घटनाओं के वास्तविक घटित होने पर बल देता है और अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है। फिर द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से क्यों मना कर दिया। तो जब एकलव्य गया द्रोण के पास, आचार्य द्रोण के पास कि क्या है मुझे भी सीखना है, तो आचार्य द्रोण ने क्या मना कर दिया सिखाने से। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम केवल क्षत्रियों को, जो क्षत्रिय राजकुमार होते थे उनको ही शिक्षा देते हैं, के लिए प्रतिबद्ध है। और एकलव्य एक निषाद का पुत्र था। ओके, नेक्स्ट हमारा गोत्र पद्धति के 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। तो 2 नियम कौन से, पहला विवाह के बाद स्त्रियों को पति के स्थान पर पति के गोत्र को अपनाना होता है। दूसरा, एक ही गोत्र के सदस्यों आपस में विवाह के लिए वर्जित हैं, यानी एक ही गोत्र वाले जो विवाह हैं वो विवाह नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लघु त्रिप्रश्न। पितृवंशिता परंपरा के आदर्श और विभिन्नताओं का उल्लेख कीजिए। ये आपका दिया हुआ है। पहले पितृवंशिता की परंपरा के बारे में बताया जा रहा है, तो विभिन्नताएं क्या है वो आपको यहाँ बताई जा रही हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सॉल्यूशन के आप स्क्रीनशॉट जरूर लेकर रख लीजिएगा, तो बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। प्राचीन भारत में विवाह से संबंधित प्रमुख नियमों का उल्लेख करना है कि कौन कौन से नियम थे। तो जैसे आपका बहिर्विवाह था, यानी गोत्र के बाहर विवाह करना बहिर्विवाह। अंतर्विवाह, गोत्र अपने समुदाय या जाति में विवाह करना अंतर्विवाह। विवाह के प्रकार, तो विवाह के टोटल आपके 8 प्रकार थे। ओके, तो फिर इसके बाद बहुपत्नी और बहुपत्नी और बहुपति विवाह, तो ये आपके दिए हैं प्राचीन भारत में विवाह संबंधित कुछ नियम। नेक्स्ट हमारा धर्मशास्त्रों के अनुसार चारों वर्णों के लिए कौन से कार्य निर्धारित थे। तो ये क्रम से निर्धारित किए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण का काम दिया हुआ है, क्षत्रिय का दिया युद्ध करना, ब्राह्मण का दिया अध्यापन करना, यज्ञ करना या करवाना, दान लेना देन। इसके बाद है वैश्य का काम था कृषि करना, पशुपालन, व्यापार करना। शूद्र का काम था तीनों वर्णों की क्या सेवा करना। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष किस प्रकार से संपत्ति का अर्जन करते थे। इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसे पढ़ के रखना है। तो आपका दिया है पुरुष में किस प्रकार से संपत्ति का अर्जन होता था कि विरासत में मिली संपत्ति यानी पिता से पुत्र को।
अपनी आजीविका कृषि, व्यापार, सेवा, युद्ध से अर्जित संपत्ति या दान या उपहार में मिली संपत्ति। स्त्री का क्या होता है? स्त्री धन, विवाह के समय या बाद में प्राप्त उपहार जो स्त्री को अपनी संपत्ति मानी जाती थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे पुत्र न होने पर पिता की संपत्ति का में सीमित अधिकार भी मिल जाता था। नेक्स्ट भी हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कहा जाता है, उक्त कथन को बताना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका रहा है, तो पढ़ के आपको उसे रखना है। तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ का अर्थ है कि यह ग्रंथ केवल एक निश्चित समय में ही लिखा गया एक स्थिर पाठ नहीं है, बल्कि यह सदियों में विकसित और परिवर्तित होता रहा है। और जब इसका संस्करण बना तो इसमें कई सालों लग गए, ओके, कई अलग अलग टाइप से बनता रहा। मतलब ये इसमें क्या है, जो संस्करण है जुड़ते गए, ऐसी कहानियाँ जुड़ती गई, इसलिए क्या है गतिशील ग्रंथ के रूप में से कहा जाता है। इसके आगे कि निरंतर परिबद्ध था। इसमें क्या समय समय पर नई कहानियां, उपदेश और विचार जोड़े गए। क्षेत्रीय विभिन्नताएं और विविध व्याख्याएं, इन 4 पॉइंटों के आधार पर बताया जा रहा है कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए कौन सी नीतियां अपनाई गई। तो ये सभी नीतियां अपनाई गई। देवी उत्पत्ति का सिद्धांत लाया गया, सामाजिक दबाव और बहिष्कार किया गया, शासकों का समर्थन, धर्म शास्त्रों का प्रचार। ये वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन कराने के लिए कि लोगों के लिए जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसी के नियम का पालन करें, उसके लिए ये सब नीतियां बनाई गई। फिर अब आ जाते धीर उत्तरी प्रश्न उत्तर। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कैसे तैयार किया गया है। इस प्रक्रिया के उभर कर आई 2 विशेष बातों का उल्लेख अभी आपको करना है। तो बताया जा रहा है किस प्रकार से किया गया इसका समालोचनात्मक संस्करण और इसकी मुख्य बातें आपको बतानी। तो ये मुख्य बातें भी 2 पॉइंटों में यहाँ बताई जा रही हैं। नेक्स्ट हमारा प्राचीन भारत में संपत्ति में स्त्री और पुरुष के अधिकारों का वर्णन आपको करना है। तो ये आपका दिया हुआ है, वही आपको बता दें जो हमने जस्ट देखा कि ऐसे प्राप्ति होती थी, वही बातें आपको यहाँ बता देनी है। नेक्स्ट है महाभारत की भाषा, विषय वस्तु, रचना और विकास प्रक्रिया से संबंधित विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भाषा बताई जा रही, विषय वस्तु क्या थी, रचना कैसे हुई और विकास की प्रक्रिया क्या रही है। ये आपका दिया है महाभारत की भाषा, विषय वस्तु, रचना, प्रक्रिया। 2 लाइन में शॉर्ट आउट में पूरा आपको कर दिया गया है। नेक्स्ट है हस्तिनापुर में बीबी लाल द्वारा किए गए उत्खनन के मिले क्या प्रमाण मिले। तो ये प्रमाण मिले कि 5 सांस्कृतिक काल थे, मिट्टी के बर्तन और आवास भी प्राप्त हुए। इसके साथ ही यहाँ बाढ़ के भी प्रमाण मिले। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है समकालीन लेखिका महाश्वेता देवी ने महाभारत की एक घटना को कैसे पुनः परिभाषित किया, वर्णन कीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है कि द्रौपदी की कहानी जिसमें उन्होंने पूरी बताई है। तो इसका विशेष और ले लीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके अध्याय 3 के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। फिर हमारा रह जाता है मानचित्र कार्य, जिसमें कुरु, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, विराट, मथुरा, ये सब आपको बताने। तो इनको भी आपको क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा मानचित्र में कि ये आपके कहाँ रहने वाले हैं। ओके, तो हमारे अध्याय 3 तक हमने कवर कर लिए हैं। अब अध्याय 4 और अध्याय 5 रह जाता है। तो एक और लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 4, जिसमें दोस्तों हम अध्याय 4 और अध्याय 5 के भी जितने आपके रह जाते हैं क्वेश्चन आंसर वो सबका है कवर करेंगे। बाकी दोस्तों आप क्लास 12 के इतिहास सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 8 सब्जेक्ट की आपको कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसमें सभी विषय की आपकी तैयारी हो जाएगी। 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आपके यहाँ बैच के बारे में जानकारी लेकर बैच को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा और फाइनल एग्जाम तक आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। तो वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।